नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं सेंट्रल रेलवे नागपुर में लोको पायलट हूँ। आपको खुशखबरी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे बोर्ड ने वैकेंसीज एएलपी के वैकेंसीज डिक्लेयर कर दिए, जो कि 5,696, जिसकी डेट है 20/1/2024 से लेकर 19/1/2024। आपको बताने में खुशी हो रही है कि ये वैकेंसीज आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी खुशखबरी की बात है। आप बोलोगे कैसे, तो आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी उतने ही खुश हैं अपने भाई लोगों के लिए। न्यू भाई लोग आप आओगे तो हमारा प्रमोशन होगा। ये प्रमोशन का साइकिल क्या होता है और कैसे होता है, ये आपको बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वैकेंसीज फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ जाना है, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सा डिवीजन आरआरबी कौन सा सिलेक्ट करना है, ये जानकारी आपको ये वीडियो में मिलेगी। तो आरआरबी ने निकाली है 5,996 वैकेंसी, जो कि बहुत मेरे नजर से बहुत कम है। इसके क्योंकि 5 साल आप मेहनत करने के बाद में, वेट करने के बाद में भी इतनी कम वैकेंसीज निकलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। 30,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलना चाहिए थी, क्योंकि ये सब ऑल इंडिया एक ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उसके हिसाब से बहुत ही कम है। तो आप अभी क्या ही कर सकते हैं। अभी देखिए कि अभी ये इतनी कम वैकेंसीज निकलने के वजह से बहुत से लोग भी घबराए हुए हैं कि इतने कंपटीशन होने के बाद में भी इतनी कम वैकेंसीज निकल चुकी है, इतना वेट करने के बाद में भी। तो अभी ये जो कोचिंग सेंटर वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, वो भी इसके बारे में नाराज है। और एक अभी नया ट्रेंड चल रहा है कि ये इसको पीएमओ और रेलवे बोर्ड को ट्विटर पे टैग कर रहे हैं कि लोग की इतनी कम वैकेंसीज निकली है। तो हो सकता है कि अगर वो संज्ञा में ले, क्योंकि 1-2 लाख लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और रीट्वीट भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बदलाव या वैकेंसीज बढ़ सकती है। तो आरआरबी ने वैकेंसीज निकाल ली है, जो कि 5,996 है। अब ये देखिए, मैं आपको जानकारी तो दे रहा हूँ, लेकिन ये चैनल जो है ये मेरे वाइफ का है। वो मैं एक लोको पायलट की वाइफ है और ये चैनल उसी का है। वो अपने मेरे लाइफस्टाइल के बारे में, लोको पायलट क्या करता है, कैसे करता है ड्यूटी, और वाइफ, उसकी वाइफ क्या सफ़र करती है, उसकी फैमिली क्या करती है, वो सब ये चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहती है। तो आप अगर एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हो कि एक लोको पायलट की लाइफ कैसी होती है। उससे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इतनी वैकेंसी 5 सालों बाद निकाली है, जो कि 5,996 है बहुत कम। लेकिन अभी इतनी निकाली है 5 सालों बाद, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ही कर सकता हो। बहुत कम है, 30,000 वैकेंसी हम एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन ये अभी वैकेंसीज बहुत कम निकल चुकी है 5 सालों के बाद में। देखिए, अभी वैकेंसीज तो निकली है, लेकिन ये डिवीज़न वाइज, मतलब आरआरबी वाइज अलग अलग होती है। जैसे मुंबई आरआरबी हो, भुवनेश्वर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब आरआरबी अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग होती है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसीज है वो आरआरबी वाइज अलग अलग होती है। आप नीचे जाओगे तो आपको एक पेज मिलेगा कि वैकेंसी कितनी है। मतलब ये देखिए, इसमें वैकेंसी आपको देखेंगे कि भोपाल में टोटल वैकेंसी से 65 है, जो कि डब्ल्यूआर में है, डब्ल्यूसीआर में 219 है, जैसे मालदा में है 161, मुंबई में 411, सेंट्रल रेलवे में। तो ये अलग अलग आरआरबी होती है, जिसके आप फॉर्म भरोगे तो सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी देखिए कि अभी आरआरबी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आप भोपाल में रहते हो या फिर बिलासपुर या उसके आसपास रहते हो, तो आप अगर अपने होम टाउन में जॉब करना चाहते हो तो आप भोपाल से भरोगे या फिर बिलासपुर से भरोगे, मतलब आसपास से भरोगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो जैसे कि मैंने 2011 में आरआरबी भरा था। पहले क्या होता था कि अलग अलग आरआरबी, जैसे मुंबई आरआरबी, अहमदाबाद, भोपाल, ये आरआरबी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करती थी। तो उससे क्या होता था कि हम मुंबई में भी भर सकते थे, भोपाल में भी भर सकते हैं, सिकंदराबाद में भी भर सकते हैं, भुवनेश्वर में भी भर सकते हैं। तो जिससे, जैसे कि मैं मुंबई में ज़्यादा वैकेंसीज है, तो अगर मुंबई सिलेक्ट नहीं होता, उसके आसपास अहमदाबाद है, या फिर मैं बिलासपुर में भी भर सकता हूँ, तो मैं आसपास अपने नेटिव प्लेस के पास में मेरे को जॉब मिलेगी। तब मुझे जॉब मिली थी, मुंबई सिलेक्टेड हुआ था, और मुझे मुंबई में भी आरआरबी अगर उसको में डिवीज़न अलॉटेड करती है। जैसे अब मैंने मुंबई से भरा, तो मुंबई के बारे में मुझे जानकारी है। तो मुंबई में जैसे नागपुर डिवीज़न हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे मतलब नागपुर हो गया, पूना हो गया, सोलापुर, भुसावल, इसमें सिलेक्ट होने के बाद में कोई भी डिवीज़न मिलता है। तो और जैसे वैसे ही बिलासपुर में भी और भोपाल में भी अलग अलग डिवीज़न हैं, जो कि अलॉटेड होती है। जैसे कि मैं होम टाउन नागपुर का हूँ, तो मुझे मुंबई में सिलेक्ट हुआ था। तो मुंबई में मैंने 7 साल लगाया, 7 साल जॉब किया। उसके बाद में भी मुझे होम टाउन आना, तो मैं ऑन रिक्वेस्ट करके नागपुर आया।
तो वैसे ही आपको अगर आपके आसपास अगर आप आसपास नहीं भरते हो और वैकेंसीज देख के ये ज़्यादा दूर जाना, जैसे आप रहते हो भोपाल में और मालदा का भरे, मालदा में सिलेक्ट हुए, तो सिलेक्ट होने के बाद में तकलीफ तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट तो जॉब मिल जाएंगी। लेकिन अब उसके बाद में रहता है कि हम अपने होम टाउन में आना चाहते हैं या अपने घर के आसपास ड्यूटी करना चाहते हैं, तो फिर ये ऑन रिक्वेस्ट बोलो या म्यूचुअल बोलो आपको मिलेगा नहीं। तो आप वैकेंसी सोच समझ के भरिए ताकि आप ऐसे पछताना ना पड़े। कभी कभार होता है कि फिर अगर आप इतनी मेहनत करके जॉब पे लग भी जाओगे, अगर आप घर से दूर है जैसे चेन्नई में, उसमें लैंग्वेज बैरियर है, खाना बैरियर है। जब जैसे आप अजमेर में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो और चेन्नई से भरे वैकेंसीज देख के, तो वहाँ खाना और वहाँ की कंडीशन अलग है, तो आप जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। और अभी सेंट्रलाइज होने की वजह से आप देख सकते हो कि एक ही जगह में आप एक ही बार में फॉर्म भर सकते हो। तो आप अगर गलती करोगे कि आप चाहोगे कि मैं मुंबई से भी भर रहा हूँ, बिलासपुर से भर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर मुंबई से एक बार भर लिए तो आप दूसरी जगह नहीं भर पाओगे, और कुछ छोटी मोटी भी गलती हुई ना तो आप फिर से दोबारा नहीं भर पाओगे। तो इतने सालों बाद वैकेंसीज आई है तो आपको केयरफुली भरना है। अभी देखिए ये जो ओपनिंग डेट 20/1/2024 से लेकर 19/2024 तक के डेट दिए हैं, और वैकेंसीज 5,696 हैं, जो कि काफ़ी कम है। तो अभी जो कोचिंग पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाते हैं, तो ये उनका भी बोलना है कि ये वैकेंसीज बहुत कम है। तो स्टूडेंट और इन्होंने कोचिंग वालों ने ऐसा अभियान चलाया है ट्विटर पे या बोलिए एक्स पे कि ये पीएमओ को और रेलवे बोर्ड को ट्वीट कर रहे हैं, जो कि करीबन 2 लाख के करीब इन्होंने ट्वीट कर दिया है, रीट्वीट कर दिया है कि वैकेंसीज बढ़ाओ। तो हो सकता है कि 5-10 दिनों में अगर वैकेंसी बढ़ती है तो बढ़ भी सकती है। तो आप फॉर्म सबमिट करने में घाई ना करें, क्योंकि 19/2/2024 तक मतलब लास्ट में भी ना भरे, ताकि ऐसा हो कि आपके जो लिंक है वो ओपन ही ना हो और फॉर्म सबमिट ना हो। तो इसके लिए आप और जल्दबाजी भी मत कीजिए, क्योंकि आप मेरे हिसाब से 30 के बाद देख लीजिए कि फॉर्म भरना है, क्योंकि हो सकता है 5-10 दिनों में अगर वैकेंसी बढ़ती है तो आरआरबी के हिसाब से आप वहाँ जा सकते हो। अभी इसमें देखिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्या होता है, और एज लिमिट आप देख सकते हो 18 से 30 के बीच में जो भी एज लिमिट है। अब ये है कि 18 के बाद और 30। अब आप सोचोगे कि मेरी तो उम्र 29 साल 5 महीने हो गए तो आप भर सकते हो, तो इसमें आप नहीं भर सकते, क्योंकि आप वो 30 नियर अबाउट फॉर्म और एग्ज़ाम होते होते 30 साल पार कर चुके होंगे, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो वो भी ध्यान में रखिए। और ये आपको इसमें मेडिकल फिटनेस के बारे में जो बताया गया है वो काफ़ी मतलब सोच समझ के भरिए। तो इसमें क्या होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देखिए A1 क्या होता है, तो A1 में ऐसा होता है कि आपका डिस्टेंस विजन 6/6 विदाउट ग्लास और फागी टेस्ट भी होंगे, नियर वर्जन आपको विजन 6/6 और विदाउट ग्लास होना चाहिए। अभी ये A1 क्या होता है, तो आप देखिए आपको अगर ये पता नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट या फिर सरकारी दवाखाने में जाइए और अपना चेकअप करवाइए, जिसके आपका विज़न 6/6 होना चाहिए, नियर और डिस्टेंट का। और आपकी ना कोई सर्जरी हो, मतलब लेज़र ना हो और कोई लेंस ना लगे हो, और आपकी कोई मेजर आपको बीमारी ना हो, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, ये चीज़ें नहीं चलती है। अगर आप ये सब चीज़ें आपके पास है तो आपका फॉर्म भरना व्यर्थ है, क्योंकि ये कड़ाई से पालन होने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट CBT 2 एग्ज़ाम पास कर लिया और मेडिकल में फेल हो गए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए आप पहले ही ध्यान दें कि आपको ये सब चेक करना है, तभी फॉर्म भरना है कि मैं फिजिकली कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। अब देखिए ये CBT अभी जैसे पहले की इसमें एक ही एग्ज़ाम होती थी, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होती थी जो कि साइको बोलते हैं, उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अभी क्या है, ये CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट होंगी, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब साइको टेस्ट, और उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि CBT 1 में क्या है, CBT 2 में क्या है। तो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ये मैंने स्क्रीन पे तो दिया है, आप पढ़ सकते हो, उसको पॉज करके आप देख सकते हो कि CBT 1 CBT 2 ये एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होगी, उसके बाद में ये सब क्वालिफिकेशन होने के बाद में आपकी मेन साइको टेस्ट होंगी। अब पोस्टिंग का भी इसमें मेंशन किया है कि इसमें क्या क्या कंडीशन है। 5 से 10 साल आप सर्विस देना ही आपको मस्ट है। इसके बाद में आपको एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में बताना चाहता हूँ। एग्ज़ाम फ़ीस इसमें है ये ओपन वाले कैटेगरी के लिए है 500 रुपये फॉर ऑल कैंडिडेट, और SC ST एक सर्विसमैन फीमेल के लिए 250 है। इसमें जो 500 है उसमें आपको 400 रुपये रिफंड मिलते हैं, इसमें मेंशन किया आप देख सकते हो। और
इसमें आप जाओगे तो आपको नीचे आपको ये इसमें देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन भी है, तो आपने कम्युनिटी वाइज या किसी फीमेल के इसको एज रिलैक्सेशन वो देख सकते हो। और एज लिमिट आपको दिया है इसमें 2001/7/2024 में आपका 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। अब आप और इसमें देखिए ए कैटेगरी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप इसका सिलेबस क्या रहेगा उसमें भी मेंशन है आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और एक बात आप सोचते होंगे कि मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरूंगा अभी, तो उसमें कौन सा नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आपका 10th का मार्कशीट है उसमें सब मेंशन रहता है। जैसे 10th के मार्कशीट में एज इट इज़ नेम जो है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उसके हिसाब से, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आपका कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि वैकेंसीज कम हैं, कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाएंगे और आपको बहाना चाहिए होगा कि उनको कि आपको कैसे एलिमिनेट करे। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपको जो नाम है वो बराबर भरना है। और आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो वो जो फ़ोटो अपलोड करोगे तो उसके पास जो कॉपी है वो आपको संभाल के रखना है। अगर वो वेरिफिकेशन के टाइम में मैच नहीं हो तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में साइन का भी एक पन्ने पे साइन कर लीजिए और उसको भी संभाल के रखिए, क्योंकि हो सकता वो आप साइन अगर डिफरेंट करोगे तो उसमें भी कट सकते हो। तो इसमें स्टेजेस दिया है, देखिए फर्स्ट स्टेजेस CBT 1, सेकंड स्टेज CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको ही साइको कहा जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होंगी। तो फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हो कि 75 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। 75 मार्क का पेपर रहेगा, 1 मार्क पर क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव मार्क भी रहेंगी, 1/3 रहेंगी, तो उसमें आप देख लीजिए। और उसके बाद में इसमें जनरल, इसमें देखिए है मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। फिर सेकेंड CBT क्या होंगी इसमें भी, इसमें आपको दिया है। और ये एक बात सुन लीजिए कि ये बी टेस्ट में जैसे आपका टेक्निकल जो भी है, ITI है, मैकेनिकल है, जो भी है, तो उसमें इसमें लिखा गया है कि जो टेक्निकल पार्ट है उसमें मस्ट भी 35% से अबव होना चाहिए। तो आप वो भी देख लीजिए। और उसके बाद में आपको ब्रांच कौन सी है, तो ये भी आपको देख इसमें मेंशन किया है कि मैं कौन से ब्रांच से हूँ, तो मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ। तो इसमें मेंशन किया है ITI कौन सा ट्रेड है, आप डिप्लोमा डिग्री जो भी है उसमें आप देख लीजिए। इसमें मेंशन है कि आपको कौन सी ब्रांच होना चाहिए। अभी देखिए ये RRB जोन वाइज इसने वैकेंसीज मेंशन किया। जैसे भोपाल में 219 है WCR, WR के लिए 65 है। बिलासपुर में है सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकाली है वो बिलासपुर ने निकाली है 1192, मतलब 1192। SECR के लिए, सेंट्रल रेलवे के लिए 124। और वैसे ही मुंबई में 411 है, CR में, WR में 110 है। तो आप अगर मुंबई के आसपास रहते हो, महाराष्ट्र के हो, तो उसके हिसाब से वो भरना। जैसे बिलासपुर के आसपास में हो तो वैकेंसी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ये करना। अभी वो ये हो गया। अभी आपके पास कास्ट, जैसे OBC है, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें पहले से ही आप प्रिपेयर तैयार करके रखो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप जो है आपने सर्टिफिकेट पूरे, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो गया, आपकी डेंथ की, ये पहले से ही जो नहीं है वो बना के रखिए, ताकि आपको भविष्य में जब वेरिफिकेशन जाओ तो आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि आपको पता है वैकेंसीज कम है और कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि आपको रिजेक्ट करने के लिए उनको एक छोटी सी मामूली सी मौका ना दीजिए, ताकि आपको रिजेक्ट ना कीजिए। क्योंकि आप इतनी मेहनत करोगे और छोटी सी चीज़ के लिए रिजेक्ट हो जाओगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि अब ये वैकेंसी कब निकलेंगी, कब, क्या पता, आपको पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है। और एक बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम क्यों खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि एक प्रोसेस होती है कि जैसे ALP सिलेक्ट होता है, उसके बाद में वो सीनियर ALP बनता है, उसके बाद में शंटर बनता है, गुड्स ड्राइवर बनता है, उसके बाद में पैसेंजर ड्राइवर बनता है, और फिर मेल एक्सप्रेस ड्राइवर बनता है। तो जैसे आप अगर सिलेक्ट होके आते हो तो जैसे हम जिस पोस्ट पे है तो हमको प्रमोट किया जाएगा। तो सब प्रमोट होते हैं। जैसे ALP से सीनियर ALP बनेगा, सीनियर ALP से शंटर बनेगा, शंटर से वो गुड्स ड्राइवर बनेगा, गुड्स ड्राइवर से पैसेंजर, पैसेंजर लोको पायलट। तो ऐसी स्टेजेस होती है। तो हम इसलिए खुश हैं, अगर हम, तो आप लोग आते हो तो हमारा प्रमोशन है वो जल्दी हो जाएगा। और वैसे ही जैसे वैकेंसी अभी जैसी आई है, आप सिलेक्ट हो गए तो वैकेंसी बाद में आएंगे, तो जो सिलेक्ट होंगे तो आप भी प्रमोट होंगे। तो इसलिए वो हम आपसे ज़्यादा हम खुश है कि वैकेंसी, लेकिन हम निराश इसलिए कि वैकेंसी बहुत कम निकली है। इतना ड्यूरेशन होने के बाद में इतनी वैकेंसी कम निकलना यानी बहुत बड़ा नुकसान है। तो देखिए अगर ये रीट्वीट करते हैं और ट्विटर करते हैं तो कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा अभी सब्र रखिए, क्योंकि आप पहले से पूरा सोचिए, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, आपका मेडिकल पहले से करवा लीजिए। और उसके बाद में
आप 5-10 दिनों के बाद में फॉर्म भरिए, गड़बड़ी ना करिए। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको गाइडेंस मिले। अभी ये सब चीज़ें मैंने ये पहला वीडियो है, इसमें मैंने वैकेंसी सब कुछ बताई है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करना है और कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में मैं ये अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, मेरी कोशिश इसलिए थी कि आपको गाइडेंस करूं। आप हमारे छोटे भाई है, अगर हम आना चाहते हो रेलवे में तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी। तो आप इसलिए ये मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरा पर्पस वही है कि आपको अच्छे से तैयारी कराऊँ, आपको गाइडेंस करूँ ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर करें और हम जल्दी से जल्दी हमारे साथ काम करने में सक्षम हुआ, कंधे से कंधे मिला के आप काम करो, हमारे को उतनी ही खुशी है। तो आप अगर हमको सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियो बनाएंगे। हमारा पर्पस यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे जो कॉम्पिटिटिव जो सच में पढ़ाई करते हैं वो रेलवे में आए और देश की शान बढ़ाए। जैसे वंदे भारत गाड़ी चला है, राजधानी चला है। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, ये तारीख 20/1/2024 और एंडिंग है 19/2/2024। और इसमें आप देख सकते हो इतनी वैकेंसी है। चलो, थैंक यू, गुड बाय।